नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जी हां, जनादेश मिजोरम में भी आज जनादेश आ रहा है। जेडपीएम को प्रचंड बहुमत मिल गया है। अब तक 27 सीटों पर जेडपीएम का कब्जा है। जादुई आंकड़ा कब का पार हो चुका है। 27 सीटें जीत चुकी है जेडपीएम। 10 7F तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। इसमें हैरान करने वाली बात और कांग्रेस को निराश करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट गई है। बीजेपी को लेकर जहां उम्मीदें भी नहीं थी, बीजेपी को लेकर चर्चाएं भी नहीं थी, बीजेपी भी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। कांग्रेस को केवल 1 सीट के साथ संतोष यहां पर करना पड़ रहा है। तो नई नवेली पार्टी जेडपीएम को प्रचंड बहुमत मिला है। कुल 40 सीटों वाले इस राज्य में जहां जादुई आंकड़ा या सरकार बनाने के लिए नंबर 21 का है, वहां 27 सीटों पर जेडपीएम ने जीत हासिल कर ली है। 10 7 तो कांग्रेस, जहां चर्चाएं थी कि कांग्रेस भी मुकाबले में हो सकती है या सत्ता में वापसी कर जा सकती है, तमाम तरह की एग्जिट पोल चर्चाएं थी, लेकिन तमाम बातों पर विराम अब लग चुका है। कांग्रेस का बेहद शर्मनाक प्रदर्शन ही इसे कहा जाएगा। केवल 1 सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर यह कहा जा सकता है वाकई कांग्रेस के सामने एक बार फिर से सोचने, विचार करने या बदलाव करने की स्थिति आ गई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस नहीं बचा पाई, वहां भी जीत हासिल की। तेलंगाना में हालांकि सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने वहां सत्ता में आने का काम जरूर किया, वहां कांग्रेस सरकार बना रही, लेकिन मिजोरम में भी केवल निराशा ही कांग्रेस के हाथ लगी है। तो कांग्रेस केवल खाता खोल पाने में, केवल 1 सीट के साथ खाता खोल पाने में ही दरअसल कामयाब हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों का जनादेश। अब बीजेपी कह रही है कि हमने हैट्रिक लगाई है और ये हैट्रिक बुनियाद बन गई है, आधार बन गई है 2024 की हैट्रिक का। पीएम मोदी ये दावा कर चुके हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार के बीच आएगा, जनता उसे खारिज करेगी। जाति की राजनीति नहीं चली, देश को बांटने वाली विचारधारा नहीं चली, मोदी की गारंटी चली है। ये तमाम तरह की बातें पीएम मोदी की ओर से बीजेपी दफ्तर में कही गई 4 राज्यों के परिणाम के बाद। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले भी पीएम ने विरोधियों को घेरा है। और अब जबकि हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम से भी कांग्रेस को निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। जेडपीएम को लोगों ने अपनाया है, भरोसा किया कि करप्शन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा यहां माना जा रहा है। तो 27 सीटें जेडपीएम ने हासिल की, एमएनएफ 10 सीटों पर, तो कांग्रेस केवल 1 सीट पर सिमट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जनता का आदेश, मैंडेट जेडपीएम को मिला के सरकार बनाने का 27 सीटों के साथ। तो 40 सीटों वाला ये राज्य है। इससे पहले 4 राज्यों के सुपर संडे यानी कल की हम बात करें, कल परिणाम आए हैं बीजेपी के हिस्से में। बड़ी और अच्छी खबरें ये सामने आई कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाब हुई है बीजेपी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन मिजोरम से कांग्रेस को बेहद परेशान करने वाली ये खबरें सामने आ रही हैं। चलिए सीधे हम रुक करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, कैसे देख रहे हैं आप मिजोरम के परिणाम को? कांग्रेस के लिए वाकई बेहद, आप कह सकते हैं शर्मनाक प्रदर्शन भी इसे कहा जाएगा, निराश करने वाली खबर पे। जी बिल्कुल ज्योति, सबसे अहम बात है कि यहां भी कांग्रेस के हाथ निराशा लगी है, क्योंकि सबसे बात देखिए कि कांग्रेस को लग रहा था कि यहां वह किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी, लेकिन जोरम थंगा की विदाई हो गई है और जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो है सरकार में आ रही है। 27 सीटें मिलने के बाद पूर्ण रूप से बहुमत हासिल कर लिया है जेडपीएम ने, और एक तरह से अब चुनावी तस्वीर जो थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो रुझान थे वो पहले से ही जेडपीएम के पक्ष में आ रहे थे, चाहे एग्जिट पोल की बात करें। हाँ। और अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, जो रुझान थे वे परिणामों में बदल चुके हैं। कांग्रेस को इसलिए निराशा कहूंगा कि वो उसकी सोच यह थी कि त्रिशंकु विधानसभा मिजोरम में बनेगी और वो निश्चित रूप से अपनी जो जितनी भी 4-5 सीटों के जरिए वो किंग मेकर की भूमिका में वहां आ जाएगी। दरअसल कांग्रेस के लिए निराशा का एक बड़ा और भी कारण है ज्योति। देखिए, मिजोरम की सत्ता में अगर बात करें 2018 से 10 साल पहले तक मिजोरम की सत्ता कांग्रेस ने संभाली है। जोरमथंगा की पार्टी एमएनएफ ने 2018 में सत्ता कब्जाई, कांग्रेस की विदाई हुई, लेकिन तब से कांग्रेस उभर नहीं पाई और जेडपीएम ने लगातार कोशिश की। है दूसरा मौका था, पिछली बार उसे 8 सीटें मिली और इस बार जो है वो पूरी तरह से बहुमत में आ गए, 27 सीटें आना। और
देखिए एक बड़ा करिश्माई उनकी भी जीत है, बड़ी मेहनत मैं कहूंगा उनकी भी है। और इंदिरा गांधी के जब वे सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करते थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी लालदू हुमा की पार्टी उनके नेतृत्व में चल रही है और वे लगातार सक्रिय रहे राजनीति में। पहले हालांकि एक तरह से उन्हें कहा जाएगा कि ट्रेजरी वाले नेता भी रहे हैं। पहले जब लोकसभा में 1984 में जब वे लोकसभा में सीट जीते थे, चुनाव जीते थे, उस समय उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था। कांग्रेस से उनके मतभेद थे। उसके बाद वे पहले ऐसे सांसद थे देश में जिन्हें दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य करार दिया गया था। तब से लेकर उन्होंने अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में कमी नहीं छोड़ी और आज उस मूवमेंट का ये एक असर है कि आज वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और उनकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ 27 सीटों के साथ। और जो कांग्रेस की आप बात ज्योति कर रही थी, देखिए तेलंगाना के मामले में हालांकि उनकी स्थिति बेहतर रही कांग्रेस की, लेकिन जहां छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में निराशा हाथ लगी, वहीं अब मिजोरम भी एक तरह से कांग्रेस जो पहले जो मजबूती से उभर रही थी वो एक तरह से धराशायी हुई है इस चुनाव के बाद। हालांकि हिमाचल और कर्नाटक से थोड़ा लगा था कि मोरल बढ़ा के कांग्रेस का मनोबल बढ़ा के, लेकिन अब हम बात करें मध्य प्रदेश में, चलिए हारी, लेकिन हार इतना बड़ा अंतर। राजस्थान में कुछ एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन ये नहीं हो पाया। कि तो ये कांग्रेस के लिए वाकई इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में भी मोदी का जादू बरकरार रहेगा, कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को सोचने की या नई रणनीति तैयार करने की जरूरत? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए आज जिस प्रकार से लोकसभा में एक तरह से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का इस जीत के बाद, तालियां बजाई गई और संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य खड़े हो गए उनके सम्मान में। और एक अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता है, उनका बयान भी मैं सुन रहा था। उनका कहना था कि यह जीत जो है वो भाजपा की नहीं मोदी की है। हालांकि इसमें कटाक्ष भी रहा होगा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लेकर, लेकिन एक तरह से मोदी निर्विवाद रूप से एक उनकी अलग छवि है और यह जो जीत आई है, और सीधे रूप में जितने भी नेताओं की अगर बात करें तो मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की बातें उन्होंने की है। और अब यह जो जीत मिली है, देखिए वहां कोई चुनावी चेहरा नहीं था। कल भी ज्योति इस पर हमने चर्चा की थी जब चुनाव का विश्लेषण हो रहा था मतगणना के बाद से लगातार, और तब से लेकर अब तक यही बात आई सामने कि कोई चेहरा नहीं था और अभी भी चेहरे की पड़ताल चल रही है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां कौन काम कर रहा था? वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर रहा था, उनका प्रचार अभियान था और जिस जिस जगह उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया वहां से बम्पर जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि 2024 का जो एक तरह से जनादेश की कोशिश की जा रही है, एक बनाया जा रहा है माहौल, उसके लिए अब बीजेपी को एक तरह से निश्चिंतता की स्थिति में आ गई है। हालांकि मैं पहले भी बिल्कुल पहले भी कहा है कि सेमीफाइनल यह विधानसभा चुनाव को नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी चुनाव जो है वो फाइनल ही होता है, सेमीफाइनल वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर भी इस सब चीजों को जोड़ते हैं और आज प्रधानमंत्री का बयान भी यही था। उन्होंने कहा कि हार से हताश ना हो विपक्ष, नकारात्मक माहौल ना बनाए, संसद में भी ना बनाए, सकारात्मक माहौल बनाए और उत्साहित हैं वो जीत से, ऐसा उनके जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था। बिल्कुल। देखिए अमित, तुलना हालांकि नहीं हो सकती लेकिन हो भी सकती है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, ये भी हम बहुत बार कहते हैं, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक माहौल क्या है, देश की जनता का मूड क्या है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है या फिर नहीं, इन तमाम बातों को लेकर पिक्चर जरूर क्लियर हुई है। राजस्थान को लेकर आपसे सवाल रहेगा, किन किन चेहरों को आप मान रहे हैं कि लॉबिंग तेज हो गई है या प्रमुख चेहरे हैं सीएम पद के लिए दावेदार के? राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है? जी निश्चित रूप से बड़ा सवाल जो है वो न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में यह घूम रहा है कि आखिरकार राजस्थान में चेहरा कौन होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थी और मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला था, लेकिन 2018 में उनका जिस प्रकार से विरोध हुआ और उस वजह से ही बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हालांकि वहां रिवायत रहती है कि पार्टियां बदलती रहती है, ताज बदलते रहते हैं, लेकिन
जिस प्रकार से नाराजगी लोगों में वसुंधरा राजे के प्रति थी, उनके नेताओं के प्रति थी, वो एक बड़ी बात थी, जिस वजह से वसुंधरा राजे की विदाई हुई। और उसके बाद बीजेपी ने उनसे किनारा एक तरह से किए रखा, वो हाशिए पर रही। और लास्ट मूवमेंट में जब चुनाव के संकल्प पत्र को रखा जा रहा था जनता के बीच में, उस समय वसुंधरा राजे को लाया गया था। अब देखने वाली बात है, क्या वसुंधरा राजे पर एक बार दोबारा से विश्वास कर सकती है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व उन पर विश्वास करेगा, या कौन होगा? सबसे पहला नाम तो देखिए वसुंधरा राजे के रूप में ही चल रहा है। दूसरा नाम अगर महिलाओं के रूप में ही लिया जाए कि किसी महिला को ही कमान सौंपनी है, तो दूसरा नाम जो चल रहा है वो दिया कुमारी का चल रहा है। राजघराने से ताल्लुक रखती हैं जो वसुंधरा राजे हैं वे भी, और दिया कुमारी भी। और तीसरा नाम जो एक चल रहा है वो अश्विनी वैष्णव का नाम भी सुनने में आ रहा है। और एक जो तिजारा से बाबा बालकनाथ, महंत बाबा बालकनाथ रोहतक में मस्तनाथ मठ के प्रमुख हैं, और उनका जो शुरू से ही देखिए चुनाव लड़ने से पहले से ही उनका नाम चल पड़ा था। और उन्हें सांसद रहते हुए, वे अलवर से सांसद हैं, उन्हें तिजारा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से उतारा, वहां से उन्होंने जीत दर्ज की, और उनका नाम भी लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के चेहरों में। बड़े चेहरे जिनका नाम चर्चा में है उनमें बाबा बालकनाथ का भी है, और उसका एक असर देखते भी हैं, क्योंकि एक प्रयोग किया गया था उत्तर प्रदेश में। तमाम बड़े चेहरों को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई थी। हालांकि उनका जो लोकसभा में सांसद रहने का अनुभव पुराना था इस प्रकार, लेकिन अलवर के सांसद के रूप में बाबा बालकनाथ का भी अनुभव है। अभी भी बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन देखिए किसकी लॉटरी लग सकती है। नाम बाबा बालकनाथ का भी है, उसमें कोई दो राय नहीं। और हरियाणा के लिए निश्चित रूप से खुशी की बात होगी। और जिस प्रकार के धर्म गुरुओं पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और एक सनातन की बात कर रही है लगातार। देखिए मैंने पहले भी, कल भी चर्चा के दौरान कहा था कि धर्म गुरुओं पर विश्वास रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। सनातन के जो लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको आगे किया गया इस चुनाव में। 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां से धर्म गुरुओं को, महंतों पर विश्वास जताते हुए आगे किया गया। चाहे हवा महल क्षेत्र की बात करें, तिजारा की बात करें, महंत प्रतापपुरी है जो पोखरण से, उनकी बात करें, तो उन्हें आगे किया गया और वे चुनाव जीते भी हैं। तो ऐसे में बीजेपी का भी विश्वास बढ़ा है। अब देखने वाली बात है कि बाबा बालकनाथ के सिर ताज सस्ता है क्या? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वे भी चुनाव जीते हैं, सांसद हैं, और पहले से उनका अनुभव भी है, राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं। तो ऐसे में लगता है अभी चेहरों की बात चल रही है, देखिए किसके सिर पर ताज रहता है, ये नाम लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बात करें अमित, क्या ये जो 3 दशकों से चला आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन होता ही होता, क्या वो रिवाज ही कायम रहा, या कांग्रेस की गुटबाजी भी एक प्रमुख वजह रही? निश्चित रूप से गुटबाजी कहीं ना कहीं कारण रही है। ज्योति देखिए, आप भी चुनाव लंबे समय से कवर करती आ रही हैं, चाहे हरियाणा की बात हो या देश की बात हो, आपने पूरा समझा है गणित को। तो यह गणित एक बागी बिगाड़ते हैं। कोई भी चुनाव में बागियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वे चाहे भारतीय जनता पार्टी के बागी हों या कांग्रेस के हो। लेकिन यहां जो स्थिति राजस्थान में गड़बड़ाई, उसमें बागियों ने कांग्रेस का गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया। वो रिवायत कायम रही। हालांकि अशोक गहलोत आश्वस्त थे कि वे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और अपनी गारंटी स्कीमों के साथ, वे गारंटी कह रहे थे बार बार कि अशोक गहलोत की गारंटी है, और उस गारंटी के नाते वे चुनाव में वापसी करेंगे और जनता उन पर विश्वास करेगी। लेकिन दूसरी ओर उनके जो प्रत्याशी थे बड़े फाइट में इस प्रकार से उलझे हुए थे, और खासतौर पर बागी ही गणित बिगाड़ रहे थे। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों से जैसी खबरें आई है वहां उनके, और सबसे बड़ी बात, उनके जो कैबिनेट के 17 सहयोगी हार गए, चुनाव मैदान में उतरे थे। और मंत्रियों की हार, जो बड़े बड़े मंत्री थे, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें या कोई और दूसरे जो मंत्री थे, 17 मंत्री उनके चुनाव हारे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं इसमें रही होगी भूमिका, बागियों की भी भूमिका रही है। और खासतौर पर राजस्थान में जो रिवाज बदलता है, रिवायत कायम रही है कि सत्ता को सत्ता का चेहरा बदल दीजिए, तो वो रिवायत भी राजस्थान में कायम रही। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। 19 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का भी हम जादू कहेंगे, हालांकि सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था वहां पर भी, तो मोदी का मैजिक भी इसे समझा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन को भी साथ जोड़ते जोड़ते कैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पूरे परिणाम को?
ज्योति, देखिए मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश में मैं शुरू से मानता हूं कि मध्य प्रदेश का गणित कुछ अलग तरह का है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने मजबूती से चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक अलग बात है कि अभी भी वहां सीएम चेहरे को लेकर कशमकश जारी है। शिवराज सिंह पर विश्वास जताया जाए, प्रहलाद पटेल पर विश्वास जताया जाए, या कैलाश विजयवर्गीय को आगे लाया जाए, या किसी और चेहरे को आगे लाया जाए, अभी वहां इस बात की रस्साकशी चल रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय बार बार इंकार करते हैं, लेकिन एक खास बात है कि जो इंकार करता है, मन में जो मुख्यमंत्री के पद का जो लड्डू है वो फूटता रहता है। चाहे कोई भी नेता हो, किसे पद नहीं चाहिए, ये तो एक अलग तरह की बातें हैं। लेकिन शिवराज सिंह का कद बड़ा है, उनका अनुभव, प्रशासनिक तौर पर अनुभव, मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव, तमाम तरह के अनुभव उनके साथ जुड़े हुए। और सबसे अहम बात है कि जब 4 महीने पहले तक तस्वीर मध्य प्रदेश की अलग थी, उस तस्वीर को बदलने का काम न केवल पार्टी की हाईकमान ने किया, चेहरे जो एमपी थे, केंद्रीय नेता थे, उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन साथ साथ शिवराज सिंह ने भी मेहनत की। उनकी लाडली बहन योजना एक बड़ी योजना थी जिसमें कारगर रही। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात ज्योति यहां है कि मध्य प्रदेश के मामले में काडर को भी जो है वो एक बड़ी जिम्मेवारी निभाता है। वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो संघ का एक काडर है वो बड़ा मजबूत है। वहां पन्ना प्रमुख की इकाइयां हैं। वहां सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री थे, उस समय से ही एक बड़ा संगठन कारगर ढंग से बना हुआ था। देखिए गुजरात में जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट एक मजबूती से काम करता है, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी काम करता है। तो इसके लिए अकेले शिवराज सिंह भी कहीं ना कहीं पूरी जो सरकार उन्होंने दक्षता से चलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक फैक्टर काम नहीं करता मध्य प्रदेश में इतनी बंपर जीत के लिए और लंबे समय से जो सत्ता में बने रहने के लिए, रिवाज कायम रहने के लिए। मध्य प्रदेश ने अपना रिवाज कायम रखा है इतने सालों से, उसकी वजह से एक शिवराज सिंह की प्रशासनिक दक्षता है, उनका अनुभव है, साथ साथ काडर भी है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार और संगठन, साथ ही मोदी का चेहरा भी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण और फैक्टर्स इसमें हैं। हम चर्चा को जारी रखेंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं कि सत्र से पहले पीएम ने क्या कुछ कहा कि इन राज्यों के परिणाम को लेकर। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं। और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये चलिए चर्चा हम कर रहे हैं राज्यों के परिणाम को लेकर। राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जादून साहब, ये जो परिणाम आया है 5 राज्यों की, जिसमें हम बात कर लें, 3 राज्यों की जीत को लेकर पीएम ये कह रहे हैं कि हैट्रिक के साथ 2024 की बीजेपी की हैट्रिक की गारंटी मिल गई है। कैसे आप देखते हैं इस दावे को?
आप देखिए कि हिंदी बेल्ट के जो बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी अपना एक अहमियत है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का आना बनना, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत, अच्छा बहुमत मिलना, तो इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कि वो तीसरे बार की दावेदारी दिखाई दे रही है, ऐसी संभावनाएं प्रकट हुई हैं। तो अब देखिए कि राजस्थान में एक रवायत थी कि वहां जो है सत्ता बदलती रहती है, एकांतर अल्टरनेटिवली बीजेपी, और हिमाचल में भी ऐसा ही था, लेकिन वहां की रवायत भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये तो एक रिवायती जैसा माहौल हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जो लगातार बीजेपी मजबूत बनी हुई है, तो वो कुछ फ्रीवीज का भी एक बड़ा फैक्टर उसमें काम कर रहा है। और पहले से भी कुछ योजनाएं चलती रही हैं, जिस तरह की जल ऐसी योजनाएं, तो उनका लाभ मिला है। बाकी मोदी फैक्टर तो है ही। बिल्कुल। तो मोदी जी जो है इस चुनाव में उन्होंने इन तीनों राज्यों में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था और किसी को पूरी तरह से कमान भी नहीं सौंपी थी कि वो चुनाव अभियान चलाए। मोदी जी खुद ही जो है फ्रंट स्टेज पर थे। तो लगता है कि मोदी फैक्टर अभी काम कर रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई, ये सभी मान रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी जो है इसको स्वीकार किया जा रहा है कि ये स्थिति, अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया जो मोदी जी की जो रीति नीति, योजनाएं और केंद्र सरकार का कामकाज है उसको ओवर पावर कर सके, उससे आगे निकलने की स्थिति में हो, नहीं पाया है। और विपक्ष की जो एकता थी वो इंडिया, वो उन्होंने पहले तय किया हुआ था कि विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए है। तो अब देखते हैं आगे चल के जो इंडिया गठबंधन क्या परफॉर्म कर पाता है और किस तरह से वो चुनावी अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी के सामने आता है। बिल्कुल देखना होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमें छत्तीसगढ़ को लेकर हमें बात करनी थी। कैंपेनिंग में भी देखा कांग्रेस का माहौल, के एग्जिट पोल में भी कहा गया कांग्रेस सत्ता बचाने में या कायम रखने में कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन कहां चुकी कांग्रेस, क्या फैक्टर आप मान रहे हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बात आपने की है ज्योति, और यह देखिए कि एग्जिट पोल में अच्छा खासा प्रदर्शन उनका दिखाया जा रहा था, और जहां भी बात चल रही थी वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत वापसी की बात हो रही थी, और भूपेश बघेल की जो योजनाएं थी उनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था, और इस वजह से लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ कांग्रेस आएगी, और रुझान भी शुरुआती रहे काफी, लेकिन एकदम से जो है तस्वीर पलट गई। और भूपेश बघेल के लिए कहीं ना कहीं देखिए, कहीं जो योजनाओं की बात करें तो योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां प्रदर्शन किस बात की रही इस बात की समीक्षा जरूर होगी, लेकिन वहां भी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर जादू कहा जाए तो वहां छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं था। हालांकि रमन सिंह पूरी दावेदारी हमेशा करते रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्हें मजबूत चेहरा अभी भी नहीं माना जा रहा। आगे कोशिश चल रही है उनकी भी, उनका नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी उतना ज्यादा जो है उन्हें आगे नहीं रखा गया चेहरे के रूप में। वहां भी मोदी मैजिक चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और सबसे अहम बात है कि हिंदी भाषी राज्यों की, जैसा भी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी बता रहे थे कि राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषी इलाके, और ऐसे में छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं इसी प्रभाव में रहा होगा, और एक बड़ी जीत जो है वहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तख्ता पलटते हुए हासिल की। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को देते हैं, 3 राज्यों के प्रभारियों की बैठक, दिल्ली से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों के प्रभारियों की बैठक से जुड़ी ये जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। मिजोरम को लेकर हमने शुरुआत की थी, जहां ZPM सरकार बनाने में कामयाब हुई है। तो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी गदगद है, पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। और इस बीच 3 राज्यों के प्रभारियों की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ओम माथुर, मनसुख मांडविया दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सीएम के नाम को लेकर चर्चा होगी। तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी, और तीनों ही वो राज्य जहां सीएम का चेहरा या सीएम का नाम अनाउंस नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए 4 से 5 नामों पर चर्चा। राजस्थान में भी कम से कम 3 से 4 नाम वो हैं जिन पर चर्चा होगी खबरों के अनुसार। तो दिल्ली में 3 राज्यों के प्रभारियों की बैठक, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की। तो अभी राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर अभी चर्चा और साथ ही फैसला लेने की घड़ी है अमित की। तीनों ही राज्यों में अब सीएम किसे बनाया जाए, इसी को लेकर बैठक।
निश्चित रूप से ज्योति रस्साकशी चल रही है, माथापच्ची चल रही है, क्योंकि 3 राज्यों की बागडोर का सीधे रूप में मामला है और 2024 का, जैसे आपने कहा कि तीसरी बार भी मोदी सरकार क्या संभव है, इस प्रकार का गणित जो है वो माहौल इस प्रकार का पूरे देश में लग रहा है। देखिए, सबसे अहम बात है कि अब प्रभारियों की बैठक हो रही है और जो चेहरे हैं संभावित, उन्हें भी दिल्ली में बुलाया जा रहा है, उनसे बैठकें की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की एक मजबूत दावेदारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें आगे नहीं किया गया। जिस प्रकार से उनके जब 2018 में चुनाव हारे थे तो उस समय उनके काफी कैबिनेट सहयोगी भी हारे और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतना तवज्जो भी उस समय के बाद नहीं दी थी। लेकिन अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से ही गणित बदल गया है, तस्वीर बदल गई है, ऐसे में एक चेहरा रमन सिंह का भी है। दूसरे अगर चेहरे की बात करें वहां तो अरुण साव का भी नाम आ रहा है, प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ी बात यह कि पीएम मोदी की ओर से कहा गया ये जो साव समुदाय के, इसी को गुजरात में मोदी कहते हैं, तो ये भी एक जो बात कही गई उससे भी कहीं ना कहीं लिंक हो रही चीजें कि ये भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। जी निश्चित रूप से ज्योति, बात सही है कि अरुण साहब का नाम चला आ रहा है और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अच्छी पारी खेली है और इसी बात का ही, और जातीय समीकरणों की बात भी है, वो भी उनके पक्ष में बैठते हैं। तो देखने वाली बात है कि उनकी किस्मत की भी खुल सकती है, लॉटरी खुल सकती है, उन्हें भी ताज मिल सकता है, इसमें कोई राय नहीं है। एक बड़ा नाम वो भी है, एक बड़ा चेहरा वो भी है छत्तीसगढ़ में। और अगर बात करें तो सरोज पांडे सांसद हैं, उनका भी जिक्र चल रहा है। देखिए, उन पर भी विश्वास जताया जाता है। अभी संभावित सभी चेहरे हैं, साथ साथ लता उनसेड़ी है, उनका भी आदिवासी चेहरा है और वे भी 2003 में पहली बार विधायक बनी थी, उसके बाद से लगातार सक्रिय है और पार्टी में कई बड़े पदों को सुशोभित करने का काम भी उन्होंने किया है, आदिवासी चेहरा है, तो निश्चित रूप से उनका नाम भी है। विजय बघेल का भी नाम था, सांसद है विजय बघेल, लेकिन पाटन से उन्होंने मुकाबला किया और कड़ा मुकाबला दिया भी और भूपेश बघेल के लिए चुनौती उन्होंने खड़ी की। उनके ही भतीजे हैं, उनके लिए चर्चा चल रही थी, अगर जीत जाते तो उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाती। अमित, चर्चा हम जारी रखेंगे। दिल्ली